ठीक है। सो ग्रीन सैंड के आगे देखते हैं क्या होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा प्रेपरेशन ऑफ मोल्ड। मोल्ड कल हमने बताया था, कास्टिंग से पहले हम लोग मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली वैसे ज़्यादातर तो जो मोल्ड होते हैं वो हम लोग हाथ से ही बनाते हैं, बट अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फिर हम लोग उसको मशीन की हेल्प से भी कास्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और करते हैं, जो हम लोग मोल्ड प्रिपेयर करते हैं, वो जो मोल्डिंग सैंड होती है उसका जो मोल्ड, ज़्यादातर मोल्ड आपके बनते हैं मोल्डिंग सैंड के, वैक्स के भी बनते हैं, मेटल के भी मोल्ड होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है। सो मोल्ड की प्रॉपर्टी दे रखी बेसिकली इफेक्ट ऑफ द वाटर कंटेंट ऑन द मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टी। ठीक है। क्या बोल रखा है इन्होंने, क्या दिखा रखा है इसमें, आपको सभी को दिखाई दे रहा है कि जो मोल्ड, अगर हम बात करते हैं फ्लोबिलिटी की, तो फ्लोबिलिटी जो होती है किस सैंड की, जब हम पहले वाटर इंक्रीज करेंगे, परसेंटेज जब हम उसका इंक्रीज करेंगे, तब तो आपकी क्या होगी, पहले तो आपकी जो मोल्ड सैंड होगी वो उसकी फ्लोएबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट जैसे जैसे हम उसकी क्वांटिटी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे वाटर की क्वांटिटी, आपकी जो फ्लोएबिलिटी होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज थी, ये आपका परसेंटेज ऑफ वाटर है। एक सेकेंड। ये आपका परसेंटेज ऑफ वाटर। तो बात करते हैं अगर फ्लोएबिलिटी, तो फ्लोएबिलिटी पहले पहले तो वाटर के परसेंटेज के साथ साथ फ्लोएबिलिटी डिक्रीज करती है, फिर उसके बाद फ्लोएबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है। ये आपकी बात हो गई फ्लोएबिलिटी की। दूसरी बात करें अगर हम लोग परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी के केस में क्या होता है कि परमेबिलिटी जो होती है सैंड की, पहले इंक्रीज करती है और उसके बाद परमेबिलिटी जैसे जैसे क्वांटिटी या परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हो, क्वांटिटी के साथ साथ में आपकी जो परमेबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग डिफॉर्मेशन की, तो डिफॉर्मेशन के केस में क्या होगा, डिफॉर्मेशन जो होगा आपका सैंड का, पहले जो मॉलिक्यूल होंगे उसके जल्दी डिफॉर्म होंगे वाटर के साथ साथ में। और डिफॉर्मेशन तो बेसिकली आप सैंड के साथ देख ही सकते हो, अगर हम लोग वाटर परसेंटेज इंक्रीज करते जाएंगे तो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली क्या करेगा आपका, इंक्रीज ही करेगा। ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन होगा उसके लिए बात करेंगे तो वो हमारा क्या करता है, परमानेंटली इंक्रीज करता है। ये बात हो गई आपकी डिफॉर्मेशन की। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा, वाटर कंटेंट जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, जो स्ट्रेंथ होगी आपकी सैंड की, वो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पहले तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, देन उसके बाद क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्ट्रेंथ। ठीक है। ये था आपका इफेक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर इन ऑन मोल्डिंग सैंड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म। कुछ मोल्ड के बारे में ज़रूरी चीज़ें बता रखी इन्होंने। क्या बोला है। Mold are made by hand if the number of molds to be prepared in is small. If a large number of simple mold are required, mold machines are then rare, then used.
उसके बाद क्या करा, इन दिस सेक्शन वी शैल ब्रीफली डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोल्ड मेकिंग विद द परसेंटेज ऑफ द वाटर टू फैसिलिटेट एन easy removal of the pattern. A patterning compound that is non-wetting is tested on the पैटर्न। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर मिट्टी के, चीनी मिट्टी के आपके जो बनाते हैं, बेसिकली जो भी कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें अंदर पाउडर वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, पाउडर डालने से क्या होता है कि जो आपकी कास्टिंग करी गई है वो कास्टिंग जो है वो पैटर्न के साथ में चिपके ना, पता चले चिपक जाए निकालने में, रिमूव करने में। ठीक है, तो वो उसका डिजाइन जो होगा वो बेकार हो सकता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन वेटिंग टॉक, डाल देते हैं उसमें। ठीक है, टॉल्क। फाइन ग्रेन स्पेसिंग सैंड इज यूज टू ऑब्टेन अ गुड सरफेस ऑन द कास्टिंग। ठीक है, इनका जो सैंड जो होता है, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, बहुत बेसिकली छोटे होते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है कि आपकी जो कास्टिंग होती है, उस कास्टिंग की जो सरफेस होती है वो प्रॉपर फिनिश होकर के निकलती है। ठीक है, अच्छी सरफेस फिनिश के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो सैंड यूज करते हैं, उस सैंड के जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए। ठीक है, लाइक टॉल्क, है ना। नॉर्मली डेड वेट इज प्लेस्ड ऑन द कोप फ्लास्क, ये तो फालतू चीज़ें सब। उसके बाद सीधा चलते हैं हम लोग मेल्टिंग में। क्या होती है मेल्टिंग? मेल्टिंग जरूरी है, कास्टिंग अगर हमको करनी है तो सबसे पहले हमको पता है कि मेटल को करना पड़ेगा मेल्ट, और एक प्रॉपर मेल्टिंग भी जरूरी होती है। ना तो हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा मेल्टिंग करते हैं और ना ही स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम की मेल्टिंग करते हैं। दोनों में ही नुकसान है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे बाय द वे तो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर, या फिर ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जो जो कंपोनेंट में हमको प्रॉपर्टीज चाहिए वो ज़्यादा मेल्ट करने से आपकी उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज वो खत्म हो गई हूँ। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग टेम्परेचर का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, सॉलिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर इंक्रीज कर गया तो उससे आपका जो शेप और स्ट्रक्चर है डिजाइन का, जो भी कंपोनेंट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, उसके डिजाइन पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, so a proper care during melting is essential for a good defect facing casting. The factor to be considered during the melting include gases in metals, selection of the control of scrap, flux, furnace and temperature. मेल्टिंग करने के लिए हमको स्पेसिफिक फ्लक्स की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक आपकी फर्नेसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस होती हैं। कौन कौन सी आपने सुनी हुई हैं? क्यूपोला हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्टरी हुई, रिवर्टरबरी हुई, ये सारी आपकी फर्नेसेस होती हैं जिनमें हम लोग मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। ठीक है, वी शैल नाउ गिवन अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन दीज। कुछ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। मेल्टिंग से होता क्या है, सबसे पहले होता है गैसेस इन मेटल। आपको पता है कि जब आप मेटल्स को क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो उससे कुछ गैसेस निकलती हैं, और कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कुछ गैस को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपकी टू टाइप्स की गैसेस होती हैं, कुछ हाइड्रोजन होती हैं, कुछ होती है नाइट्रोजन। बेसिकली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस ही होती हैं जो मेटल को मेल्ट करने पे निकलती हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप डिस्कशन, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द गैसेस इन मेटल्स नॉर्मली लीड टू फॉल्टी कास्टिंग, कास्टिंग को खराब कर देती हैं। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गैस कैन बी बेनिफिशियल इन इम्पार्टिंग सर्टेन डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ द कास्टिंग। थोड़ी बहुत गैसेस जो होती हैं वो तो आपकी डिजाइनिंग के टाइम पे, कास्टिंग के टाइम में डिजायरेबल होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं या फिर एक्सेस में गैसेस जो होती हैं वो आपकी डिजाइनिंग को ही खराब कर सकती हैं। ठीक है, सो मेरा ना थोड़ा सा लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए कोऑपरेट करना। इसमें स्क्रीन पता नहीं कैसे चली जाती, इसको मैं संडे को ले जा करके बनवाऊंगा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत स्लिम लैपटॉप मत लेना यार कोई, बड़े सारे नुकसान है बहुत स्लिम लैपटॉप के भी। हाइपर लिंक जुड़े हुए हैं बुक में। जब आप बुक ओपन करते होगे, अगर कहीं क्लिक कर दोगे तो वो सीधा आपको हाइपर लिंक पे लेके जाएगी, पेजेस पे कहीं ना कहीं लेके जाएगी।
तो पढ़ते समय ध्यान रखना थोड़ा सा। हम्म तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। मे बी मैकेनिकली ट्रैप्ड। ठीक है, हो सकता है मैकेनिकली उसको खराब कर दे पूरी तरीके से गैसेस जो हैं। ठीक है। दूसरा, मे बी जनरेटेड ड्यू टू द वेरिएशन इन देयर सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर एट फेजेस। ठीक है। या तो ज़्यादातर तो जो जनरेट होती हैं वो होती केमिकल रिएक्शन से। जो आपके मेटल्स होते हैं उनमें अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन से आपकी जो गैस होती हैं वो जनरेट होती हैं। दूसरा, मे बी जनरेटेड ड्यू टू द वेरिएशन इन देयर सॉल्युबिलिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड फेजेस। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और फेज पे आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी वेरी करती है, जिससे आपकी गैस मेटल में जनरेट कर जाती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी गैसेस जनरेट होती हैं बेसिकली आपके मेटल्स में, मोल्टन मेटल में। उसके बाद कौन कौन सी गैसेस होती हैं? द गैसेस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट आर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ज़्यादातर आपकी हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैसेस ही जनरेट होती हैं। ठीक है। उसके बाद अभी जो मेटल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। मेटल्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स सो फॉर एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज कंसर्न्ड। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका एंडोथर्मिक, दूसरा होता है आपका एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर किसी कंटेनर में रिएक्शंस हो रही हैं, दो टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं एनर्जी के बेसिस पे। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक और दूसरी होती है आपकी एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि रिएक्शन होने में ये जो है इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगी। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही होगी टू टू केमिकल्स के बीच, टू कंपोनेंट्स के बीच में, तो वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेती है रिएक्शन के टाइम पे। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है कि जब हम लोग दो प्रोडक्ट्स, दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, तो अगर उनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन से आपकी इन्वायरमेंट में एनर्जी लूज होती है। ठीक है, तो जिसमें एनर्जी लेते हैं एक में एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब देखते हैं दो बेसिस पे कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है आपके मेटल्स को। वन ग्रुप इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। दिस इंक्लूड्स कॉमन मेटल्स सच एज, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है ज़्यादातर किन मेटल्स में होती है? एल्यूमिनियम में होती है, मैग्नीशियम में होती है, कॉपर, आयरन एंड निकेल। ठीक है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी मोस्टली एल्यूमिनियम में, कॉपर में, मैग्नीशियम में। ठीक है, ये आपके मेटल्स होते हैं जिनमें आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और आयरन में भी, आयरन एंड निकिल ऑल्सो। ये होते हैं मेटल्स जिनमें आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर बात करते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन मेटल्स में ज़्यादातर होती है? एक्सोथर्मिक आपकी होती है बेसिकली इट इंक्लूड्स द ऑर्डर ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम हो गया, और इसके अलावा जिरकोनियम हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बेसिकली कॉपर इसमें कंसीडर कर चुके हैं। हाँ ठीक है, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद एंडोथर्मिक मेटल्स एब्जॉर्ब लेस हाइड्रोजन एंड देन एक्सोथर्मिक मेटल। जो आपके एंडोथर्मिक मेटल्स होते हैं वो यहाँ पर, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर है, जो गैसेस की बात हम लोग कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे थे, तो उसमें दो तरीके की रिएक्शंस होती थी, एक होती थी एंडोथर्मिक और एक होती थी एक्सोथर्मिक। यहाँ पर जो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, H2 एंड N2। ये दो गैसें क्या करती हैं? जब हम लोग मेटल को मेल्ट करते हैं तो ये दो गैसेस आपकी मेटल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है। अब जो कॉपर, एल्युमिनियम, निकिल, ठीक है, टाइटेनियम, ये सारे मेटल थे, ये ज़्यादातर आपके किसको एब्जॉर्ब करते हैं? हाइड्रोजन को ज़्यादातर, मोस्टली।
ठीक है। और जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं नाइट्रोजन को। रीजन क्या होता है, एंडोथर्मिक मेटल्स एब्जॉर्ब लेस हाइड्रोजन देन द एक्सोथर्मिक मेटल। उल्टा बोल गए हम थोड़ा सा। एंडोथर्मिक जो होते हैं वो ज़्यादातर बेसिकली नाइट्रोजन को करते हैं एब्जॉर्ब, ठीक है, हाइड्रोजन को कम एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक मेटल। दूसरा, फर्दर इन एंडोथर्मिक मेटल्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। और जो एंडोथर्मिक मेटल्स होते हैं जैसे जैसे हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रोजन के साथ में वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके अलावा द रिवर्स इज ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्सोथर्मिक के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी मेटल के साथ में हाइड्रोजन की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन से रिलेटेड पॉइंट है, हाइड्रोजन इज बिलीव्ड टू डिजॉल्व इंटरस्टेंशियली इन एक्सोथर्मिक मेटल्स देन कास्टिंग लैटिस डिस्टॉर्शन। अच्छा, हाइड्रोजन के डिसॉल्व होने से होता क्या है, जो आपके लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली मटेरियल का वो आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टीज भी जो मेटल्स की हैं वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद इन एंडोथर्मिक मेटल्स हाइड्रोजन डिजॉल्व्स इन लैटिस डिफेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस नो डिस्टॉर्शन। एंडोथर्मिक मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो एंडोथर्मिक मेटल्स के केस में हाइड्रोजन जो डिजॉल्व अगर हाइड्रोजन डिजॉल्व होता भी है तो वो किसी तरीके का लैटिस डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। ना तो उसमें डिस्टॉर्शन होता है। दूसरा it should be noted that the hydrogen solubility is an एक्यूट प्रॉब्लम इन द फेरस कास्टिंग। ज़्यादातर जो जब हम लोग आयरन की कास्टिंग करते हैं, फेरस कास्टिंग करते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादातर सब सारे के सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं गैसेज ये। ठीक है। और अगर हम ओपन में इनको करते हैं, मेल्ट करते हैं, हम ज़्यादातर मेल्ट ओपन में करते ही हैं, ज़्यादातर अगर हम लोग ओपन में मेल्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन होती हैं वो फेरस मटेरियल के साथ में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि फेरस के साथ में अच्छी होती है। Although the amount of hydrogen by weight appears negligible, the volume evolved during the solidification is quite large. अच्छा, दूसरा, अगर हमको हाइड्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो हाइड्रोजन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो ठीक रहेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PS2 इंटू के। अभी ये के क्या है, के को क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो के होता है, के इज अ, पीएस तो आपका बेसिकली प्रेशर हो गया, इसको ये होता है सीवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, सीवर्ट्स लॉ। हो सकता है पेपर टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको याद ना हो। सीवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। और इसमें पीएच क्या होता है, PS2, PS2 आपका पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, हाइड्रोजन का। दूसरा है आपका के क्या है आपका, कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद एक टेबल दे रखी है, ये टेबल जो है आपकी किसके किसके बीच में दे रखी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इन वेरियस मेटल। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबिलिटी होती है आयरन में होती है, हमने बताया हाइड्रोजन की। ठीक है। प्रेशर लिमिट अगर 180 mm है। लिक्विड सॉल्युबिलिटी जो होती है आयरन में हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड सॉल्युबिलिटी कम होती है। मैग्नीशियम के केस में आपकी लिक्विड सॉल्युबिलिटी होती है 260 और सॉलिड सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा होती, मतलब ठीक ठीक होती, कम नहीं होती। कॉपर के केस में लिक्विड में 55 होती है सॉल्युबिलिटी और सॉलिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉलिड के केस में 20 होती है। अगर यही एल्युमिनियम हम लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो लिक्विड स्टेट में एल्युमिनियम में जो आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा, हाइड्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 7, और सॉलिड स्टेट में ये होती है 0.4। इसीलिए एल्युमिनियम जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए एल्युमिनियम जल्दी खराब नहीं होता है। इन्वायरमेंट में अगर खुला भी है तो भी आपका जल्दी खराब नहीं होता है क्योंकि इसकी कोरोजिव प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसमें कोरोजन जल्दी नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज अ मेल्ट आर फर्नेसेस, डैम्पनेस, एयर, ऑयल एंड गैसेस।
जो हाइड्रोजन होती है मोस्टली वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वो जो हम यूज़ करते हैं, जो एयर एंटर कराते हैं फर्नेस में, और जो ऑयल यूज़ करते हैं और जो ग्रीस यूज़ करते हैं कंपोनेंट में, इनसे आपकी ज़्यादातर हाइड्रोजन डेवलप होती है फर्नेस के अंदर, और वो जा करके मिक्स हो जाती है मोल्टन मेटल के साथ में। हाइड्रोजन को रिड्यूस कैसे करते हैं? मोस्ट हाइड्रोजन रिमूवल टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द इक्वेशन। अगर हाइड्रोजन हमारी मिल गई है उसके साथ में, मोल्टन मेटल के साथ में, तो उसको रिड्यूस कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय बबलिंग सम अदर ड्राई इनसॉल्युबल गैसेस थ्रू द मेल्ट। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल, फॉर नॉन फेरस मैटर क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन इज यूज्ड। अगर नॉन फेरस मेटल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें कौन सी गैस मिक्स करते हैं? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड आर्गन गैस यूज करके हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन गैस को हम फेरस के केस में तो नहीं भी यूज करेंगे। नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज फॉर फेरस एंड निकिल बेस्ड एलॉय सिंस इट इज सॉल्युबल, क्योंकि अगर नाइट्रोजन यूज करेंगे तो हो सकता है जाकर के मोल्टन मेटल में नाइट्रोजन ही आपकी सॉल्युबल हो जाए। ठीक है। एंड ऑल्सो इट में फॉर्म्स नाइट्राइड विद इफेक्ट द ग्रेन साइज, क्योंकि नाइट्रोजन मिक्स होने से आपके जो फेरस होते हैं वो नाइट्राइड बना लेते हैं, और नाइट्राइड का जो मॉलिक्यूल साइज होता है वो जनरल आपके फेरस पार्टिकल से बड़ा होता है। ठीक है। तो वो उसकी ज्योमेट्री को और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। देयरफॉर इन सच सिचुएशंस कार्बन मोनोऑक्साइड बबल्स आर यूज्ड। ज़्यादातर आप देयरफॉर इन फेरस एलॉय इन पार्टिकल एंड एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ द नाइट्रोजन इज नेसेसरी। बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपकी नाइट्रोजन यूज करी जाती है फेरस एलॉय के केस में। इन सच सिचुएशन कार्बन मोनोऑक्साइड बबल्स आर यूज्ड। यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड के बबल्स हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। दिस रिमूव्स नॉट ओनली ऑक्सीजन, दिस रिमूव्स नॉट ओनली हाइड्रोजन बट ऑल्सो नाइट्रोजन। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको अगर हम लोग आयरन के साथ में मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, ना कि हाइड्रोजन बल्कि नाइट्रोजन को भी उससे रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और क्या क्या मेथड है? करेंटली वैक्यूम मेल्टिंग इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग। ज़्यादातर अब जो हो रहा है वो हम लोग कौन सी मेल्टिंग करते हैं? वैक्यूम मेल्टिंग करते हैं। वैक्यूम मेल्टिंग में हम सारी की सारी गैसेस एरिया जो उसका एनवायरनमेंट है बेसिकली उसको वहाँ वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आपकी वहाँ से सारी की सारी गैसेस एनवायरनमेंट से रिमूव हो जाएं। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस इन मेल्ट एंड कम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन एलिमेंट्स इन द मेल्ट। उसके बाद एडिशन इन द लेडल रेदर देन इन द मेल्ट हैव बीन फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द गैसेस एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फर्नेसेस की। कौन कौन सी फर्नेसेस आपने सुनी हुई है मेल्टिंग के लिए? कोई बता सकता है? देवा सर, कौन कौन सी आपने फर्नेसेस सुनी हुई है? बहुत पहले आपने डिप्लोमा वगैरह में सुना होगा सर, याद है कुछ? जो मेटलर्जी के टाइम पे हम लोग फर्नेसेस यूज करते हैं, कौन कौन सी फर्नेसेस आपने सुनी हुई है? सर मेरा तो सिविल था। अच्छा, सिविल था। हाँ या हाई स्कूल में सर हाँ, आपने फिर भी हाई स्कूल में थोड़ा बहुत इसके बारे में है, फर्नेसेस के बारे में जानकारी? चलिए कोई नहीं, शायद नहीं याद ब्लास्ट होगा। कोई एक आध ब्लास्ट फर्नेस याद है? फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ठीक है। और सचिन आप बताओ दूसरी। ब्लास्ट हो गई, और बोलो सचिन, दूसरी कौन सी हो गई? सबसे मेन तो यही है। ये कौन सी है? क्यूपोला। ठीक है। क्यूपोला फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस भी होती है। ठीक है। तो ये तीन चार तरीके की है, ब्लास्ट हो गई, क्यूपोला हो गई, इंडक्शन हो गई। तीन चार तरीके की फर्नेसेस हैं जिनमें हम लोग मेटल को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या होती है मैं आपकी फर्नेसेस। द फर्नेसेस यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स डिफर वाइडली फ्रॉम वन अनदर। द सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस डिपेंड्स मेनली ऑन द मेटल केमिस्ट्री, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड एंड द मेटल डिलीवरी रेट एंड मोड। ज़्यादातर डिपेंड करता है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का वो कितना है। इन सारी चीज़ों पर, इन सारी चीज़ों के सिलेक्शन से ही हम लोग फर्नेस को सेलेक्ट करते हैं।
द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग अ सिलेक्शन आर साइज एंड शेप ऑफ द अवेलेबल रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा है कि कम है, और साइज के अकॉर्डिंग भी, आपका क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग फर्नेसेस को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद द मेटल केमिस्ट्री डिसाइड्स नॉट ओनली द कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स बट ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल मशीनेबिलिटी। दूसरी चीज़, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली, जो आपकी कई सारी फर्नेसेस ऐसी होती हैं जिनमें केमिकल चेंजेस भी मेटल्स में आ सकते हैं, तो इन केमिकल चेंजेस को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं फर्नेस को सेलेक्ट करते टाइम कि हम लोग किस फर्नेस में हमें मेटल को मेल्ट कराना है। ठीक है। दूसरी चीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखते हैं। कुछ फर्नेसेस ऐसी होती हैं जिनमें आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी मटेरियल्स की चेंज हो सकती है अगर हम उसको मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है। The optimum temperature after melting is decided by a property called fluidity. ठीक है। The optimum temperature after melting is decided by a property called fluidity. तो फ्लूडिटी क्या होती है? फ्लूडिटी होती है आपकी जब आप मेल्ट कर चुके हैं, मेल्ट करने के मेल्टिंग के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, ठीक है, वो चेंज, उसको क्या करता है बेसिकली, ऐसे कह सकते हो, द ऑप्टिमम टेम्परेचर आफ्टर मेल्टिंग इज डिसाइडेड बाय अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्लूडिटी। फ्लूडिटी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में मिलती है। मेटल को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद में जो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट कर रहे हैं, अगर हम उससे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, और ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उसको और ज़्यादा बेसिकली टेम्परेचर तक उसको मेल्ट अगर करते जाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूडिटी। Fluidity refers to the relative ability of the liquid metal to fill in the mold at a given temperature. फ्लूडिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं। देखो, अगर आपको कास्टिंग करनी है तो मेटल को पूरी तरीके से या फिर एक डिजायर्ड में ही हमको उसको मेल्ट करना होता है। ज़्यादा बताया ना, ज़्यादा मेल्ट करने से आपकी सॉलिडिफिकेशन टाइम वगैरह इंक्रीज होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। ठीक है। कम कम करने से हो सकता है उसका पोरिंग कैरेक्टर डिक्रीज कर जाए, उसकी फ्लूडिटी जो बात कर रहे हैं, फ्लूडिटी कैरेक्टर जो होता है यही आपका सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है जब हम लोग पोरिंग करते हैं। ठीक है। पोरिंग करते टाइम आपकी फ्लूडिटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर पोरिंग नहीं हुई है तो जो हमें डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करना है, कास्ट करना है, वो डिज़ाइन हमको प्रॉपर नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, फ्लूडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्लूडिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग करते हैं, लाइक आप मान लो इंजन की कास्टिंग कर रहे हैं, तो इंजन कास्टिंग करते टाइम आपका जो मोल्ड है, उस मोल्ड की हर कैविटी पे, एक एक कैविटी पे आपके मेटल को इंसर्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्व होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कैविटी चेंजेस होते हैं, इधर उधर चेंज जो होंगे, छोटे बड़े चेंजेस होते हैं डिज़ाइन में। ठीक है। तो हर जगह मेटल को एंटर करना चाहिए। बट पता चले एक जगह ऐसा है, कहीं पर हमको नट बोल्ट लगाना था और उस जगह पर आपकी कास्टिंग नहीं हो पाई। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर भर गया, तो वो जो कैविटी थी वहां पर भर गई गैस, या फिर फ्लूडिटी कम होने की वजह से आपका मेटल वहां पर इंसर्ट नहीं कर पाया, तो वो तो कास्टिंग हमारी फिर पूरी बेकार हो गई। ठीक है। तो फ्लूडिटी कैरेक्टर ये होता है। नॉर्मली द लोअर ऑफ द विस्कोसिटी द हायर द फ्लूडिटी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लूडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। द फ्लूडिटी ऑफ अ मेटल कैन बी चेक्ड एज फॉलो। कैसे चेक करते हैं? स्पायरल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन इज पोर्ड विद द लिक्विड मेटल एट वेरियस टेम्परेचर। ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग जो मोल्ड होता है उसमें लिक्विड मेटल को इंसर्ट करके देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। द लेंथ ऑफ द स्पायरल विच कैन बी फेड इन दिस वे बिफोर द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स गिव अ मेजर ऑफ फ्लूडिटी। ऐसा जब हमने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर मेटल को मेल्ट किया और अलग अलग टेम्परेचर में मेटल को मेल्ट करने के बाद हमने उसको मोल्ड में एंटर कराया। कई बार ऐसा होगा या फिर कुछ टेम्परेचर्स पर क्या होगा कि आप जब आप मोल्ड में मेटल को एंटर करा रहे हैं, फिल कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। और अगर उसी टाइम पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आपकी प्रॉपर पोरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो फ्लूडिटी इसी तरीके से चेक करते हैं, कर करके बार बार स्टैंडर्डाइजेशन में। ठीक है। पहले कुछ मान लो 100 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट है, तो 110 तक हमने मेटल को गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने उसको कास्टिंग के लिए मोल्ड में एंटर कराया, और मान लो वो एंटर करते टाइम ही उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया, तो आगे आगे जो हमको और
पोरस एरिया, अगर हमारा पोरस एरिया है या कैविटी है उसमें तो मेटल फिर पूरी तरीके से फिल हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो हमारा डिजाइन जो होगा वो फेल होगा, ठीक है। तो फ्लूडिटी कैरेक्टर इसलिए माइंड में रखते हैं कि फ्लूडिटी जो होनी चाहिए मटेरियल की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से फिल हुआ नहीं है और उसके पहले ही आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। If we examine the temporary fluidity curves for the various metals, we find that the higher the fluidity of the metal, the lower the difference needed between the pouring temperature, ठीक है। pouring temperature अगर बहुत कम होगा तो आपकी fluidity क्या होगी, बहुत कम होगी। and the metals and melting the temperature for completely filling up the intricate thin section of the mold, the difference should be minimum। हाँ, इनका ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस हैं मोल्ड के, तो जो आपका बेसिकली ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो आपका कौन सा वाला टेम्परेचर, फ्लूडिटी टेम्परेचर है, वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग पोरिंग एंड गेटिंग डिजाइन, क्या होती है पोरिंग? After melting, the metal is poured or injected into the mold cavity. We shall now discuss the difficulties faced in doing this and explain how these can be overcome by using an appropriate gating design. गेटिंग डिजाइन इसलिए करते हैं, बेसिकली तीन तरीके की गेटिंग होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टॉप, टॉप या बॉटम करके ऐसे करके कुछ बॉटम, ठीक है। तीन तरीके की गेटिंग होती है। गेटिंग करके ही, गेटिंग का मतलब ये होता है कि कहाँ से हमको मोल्टन मेटल एंटर कराना है, ठीक है। कास्टिंग के टाइम पे हम मोल्टन मेटल मोल्ड में नीचे से एंटर करा रहे हैं कि ऊपर से एंटर करा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली एंटर करा रहे हैं, नीचे का मतलब जस्ट नीचे से, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको एंटर करा रहे हैं। जैसे मान लो आप आइसक्रीम घर पे फ्रीज में बनाते हो तो आप क्या करते हो, टॉप टॉप से जो होता है आपका मिल्क वगैरह उसको टॉप से फिल करते हो, या फिर आप आइस क्यूब वगैरह जमाते हो तो क्या करते हो, सीधा भर देते हो उसमें, ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। गेटिंग में क्या होता है, देखो ये रहा सिंपल वर्टिकल गेटिंग। वर्टिकल गेटिंग का मतलब क्या है कि ऊपर से बेसिकली हमने इसको भरना स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरा बॉटम गेटिंग, बॉटम गेटिंग में किस में क्या होता है, थ्योरी से देखते हैं। अ गुड गेटिंग डिजाइन ensures distribution of the metal in the mold cavity at a proper rate without excessive temperature loss, turbulence and entrapping gases and slugs, ठीक है। तो ये गेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमको एक्सेसिव टेम्परेचर लॉस, किसका मतलब बेसिकली मेटल को ज़्यादा हीट ना करना पड़े। दूसरी चीज़, जो गैसेस वगैरह है उसमें वो जनरेट ना हो, जो स्लैग्स वगैरह है वो भी उसमें मेटल में जो हमारा कंपोनेंट है उसमें जनरेट ना हो, ठीक है। इफ द लिक्विड मेटल इज पोर्ड वेरी स्लोली देन द टाइम टेकन टू फिल अप द मोल्ड इज रेदर देन लॉन्ग एंड द सॉलिडिफिकेशन में स्टार्ट्स इवन बिफोर द मोल्ड हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड अप। तो अगर हम कर क्या रहे हैं, आप मान लो मेटल को हमने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद अगर हम धीरे धीरे भरना शुरू कर रहे हैं मोल्ड में, तो उससे होगा क्या कि सॉलिडिफिकेशन को बेसिकली वहां पर सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा, मेटल मेटल जो है सॉलिडिफाई होने लगेगा, कास्टिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पूरी तरीके से हमारा मोल्ड अभी भरा नहीं है, मोल्ड में पूरी तरीके से मेटल एंटर नहीं करा पाए और सॉलिडिफिकेशन अगर पहले ही स्टार्ट हो गया तो आपकी जो पोरिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग टू मच सुपर हीट बट देन गैसेस सॉल्युबिलिटी में कॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सुपर हीट करके, बहुत ज़्यादा उसको मेटल को क्या कर दो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको मेल्ट कर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको गर्म कर दो, मेल्ट कर दो। लेकिन उससे एक दिक्कत और आती है, अगर हम मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उससे जो गैसेस उसमें जो है गैसेस डेवलप होने लगेंगी, वो गैसेस भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं होंगी, क्योंकि वो गैसेस क्या होंगी, जब हम लोग पोरिंग में मोल्टन मेटल को एंटर कराएंगे तो वो गैसेस ट्रैप्ड करेंगी। किनको ट्रैप करेंगी, कैविटी में जाकर के वो गैसेस फंस जाएंगी और उस जगह पर मेटल को नहीं आने देंगी, जिससे हमारी डिजाइन वहां पर भी खराब हो गई, ठीक है। तो सुपर हीट भी करते हैं तो एक लिमिट तक ही करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग सुपर हीट भी नहीं करते हैं। किससे बचने के लिए, सॉलिडिफिकेशन से बचने के लिए, जल्दी जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा था उससे बचने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द लिक्विड मेटल impinges on the mold cavity with too high a velocity, the mold surface may be eroded।
अब आपने ये तरकीब ये देखी कि चलो ठीक है, जो मोल्टन मेटल था उसको हम काफी तेज वेलोसिटी से एंटर कराएं। ठीक है, तो काफी तेज वेलोसिटी से क्या होता है, उसमें सरफेस प्रॉपर्टीज जो होती हैं, सरफेसेस जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो उतनी प्रॉपर कास्टेड नहीं होती। रोटी। ऑन द अदर हैंड इफ द लिक्विड मेटल्स, ये तो हो गया अ डिजाइन। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो वेलोसिटी होती है वो भी ऑप्टिमम रखनी पड़ती है मोल्टन मेटल की उसमें मोल्ड में एंटर कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिजाइन ऑफ अ गेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ द मेटल एंड मोल्ड कॉम्पोजिशन, दोनों पर ही डिपेंड करता है आपका गेटिंग का डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आते हैं सीधा गेटिंग पे चलते हैं। ये तो फर्नेसेस थी। फर्नेस फर्नेसेस वगैरह तो आपको नहीं बनानी है। एक सेकंड प्लीज रुको।